हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 7 एनसीईआरटी। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी के साथ साथ मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ करा चुकी हूँ 2 एसएसटी से रिलेटेड, सोशल साइंस, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक अलग किस्म का भोजन होता है, वस्त्र होते हैं, काव्य, नृत्य, संगीत, सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। और हम पहले सोचते थे कि ये क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने की भूमिका रही है, मतलब ये जो है अलग अलग राज्यों की सीमाएं बन गई थी, उनसे अपने आपस में विचारों का आदान प्रदान होने लगा था। तो उसके अकॉर्डिंग सबके अपने अपने अलग अलग एक ट्रेडिशन बन गया था, एक अलग कल्चर उनका सबका अपना अलग अलग बन गया था, हर एक राज्य का अलग अलग होने लगा था। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम का चेर प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज का केरल का एक राज्य का हिस्सा है, और 9वीं शताब्दी में ये स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा जो थी वो इसी इलाके में बोली जाती थी उस समय, और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। और भारत उपमहाद्वीप में जो सरकारी अभिलेखों में इसी भाषा का मतलब इस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग सबसे पहले भारत उपमहाद्वीप के अभिलेखों में किया गया था। सरकारी अभिलेख मतलब जो सरकार द्वारा लिखे जाते थे, ठीक है। ये केरल का एक अभिलेख है, मलयालम में रचित है ये। चेर के जो लोग थे, चेर लोग, उन्होंने मलयालम के साथ साथ संस्कृत की परंपराओं को भी बहुत अच्छे से ग्रहण किया था। केरल का मंदिर रंगमंच जो था वो, इसकी जो परंपरा थी वो इस युग तक खोजी जा चुकी थी, और यह संस्कृत के महाकाव्यों पर ही आधारित था। मलयालम भाषा की जो साहित्यिक कृतियाँ हैं जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, मलयालम की जो कृतियाँ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। और यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ था लीला तिलकम, ये व्याकरण और काव्यशास्त्र का मतलब विषय का था, विषय से जुड़ा हुआ था, व्याकरण और काव्यशास्त्र। ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ये दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ के प्रयोग का संकेत करता है। मतलब मणिप्रवालम शैली में ये लिखा गया है, और मणिप्रवालम शैली जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, और ये संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का एक साथ ही प्रयोग किया गया था। इसके लिए इस शैली का नाम मणिप्रवालम शैली रखा गया था। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी, और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय का मंदिर, ठीक है, जो विष्णु भगवान का इन्हें रूप माना जाता था। और आज तक जगन्नाथ की जो काष्ठ की प्रतिमा है वो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ जो थे वो मूलतः एक स्थानीय देवता थे। मतलब पहले ये मूलतः एक स्थानीय देवता थे और इन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप दिया गया था। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की ये लघु मूर्तियाँ हैं जो तालपत्र की पांडुलिपि पर बनाई गई हैं। आप इन्हें जूम करके देख सकते हैं कि कितनी सफाई से इनको बनाया गया और कैसे इन पे मलयालम में लिखा भी गया है इन पांडुलिपियों पर। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अंतर्वर्मन।
इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था पुरी। और उसके बाद 1230 में राजा अनगम भीम थे तृतीय, इन्होंने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को प्रतिनियुक्त घोषित किया था विष्णु भगवान का। इन्होंने अपनी भूमि जो थी, अपना राज्य, वो जगन्नाथ भगवान को समर्पित करके अपने आप को उनका प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था। जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, इसका सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। मतलब जैसे जैसे ये फेमस होता गया, जैसे जैसे इसका पास तीर्थ यात्री आने लगे, ऐसे ही इसका सामाजिक और राजनीतिक सम्मान भी बढ़ने लगा था। और जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उन सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था कई बार। वे यह सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। मतलब उन्हें ये लगता था कि अगर वो मंदिर पर अपना आक्रमण करके उसे नियंत्रण कर लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे, तो आसपास की जो स्थानीय जनता थी वो स्वयं उनके अधीन हो जाएगी। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसे राजपूताना कहते थे। मतलब जहां आज राजस्थान है, राजस्थान के एरिया को राजपूताना कहा जाता था। और इससे समझा जाता था कि यह एक ऐसा प्रदेश है जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते हैं। मतलब कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही रहते थे। लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत सच है और थोड़ी बहुत नहीं। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को भी राजपूत कहते थे। मतलब ऐसे भी और एरिया थे उत्तरी और मध्यवर्ती भारत में जो वो अपने स्वयं को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। मतलब उस राजस्थान का जो एरिया था वहाँ पर अधिकतर राजपूत ही रहते थे और उन्होंने एक अपने लिए नहीं, मतलब राजस्थान का एक स्पेशल संस्कृति प्रदान की थी। ये सांस्कृतिक परंपराएं जो थी वो वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। मतलब 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। 8वीं शताब्दी से लेकर और आज तक का जो राजस्थान रहा है उसमें अधिकतर राजपूत राजा मिलते हैं। मतलब राजपूत परिवार मिलते हैं अभी भी राजस्थान में। एक ऐसा ही शासक था जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया था लेकिन पीठ नहीं दिखाई थी। और यह है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। ठीक है। राजपूत शूरवीरों की कहानियों एवं काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। जो राजपूत शूरवीर थे उनकी कहानियाँ जो थी वो काव्य और गीत में करके सुरक्षित रखी गई हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। चारण भाटों द्वारा, मतलब जो इन्हें गाने वाले होते थे उन्हें चारण भाटों कहते थे। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। मतलब जो अन्य शूरवीर होते थे, अन्य राजपूत होते थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इन कविताओं का गान किया जाता था। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या इन स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? मतलब अब के क्वेश्चन क्या बनता है कि ये सिर्फ कहानियाँ जो थी वो पुरुषों के लिए लिखी जाती थी या स्त्रियों के लिए भी लिखी जाती थी, है ना? तो कभी कभी जो थी वे झगड़े का कारण के रूप में विद्यमान थी। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां जो थीं वो अपने शूर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। और सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा जब उनके पति मर जाते थे तो वो अपनी जो वो होती थी अर्थी, उस पर लेटकर अपने प्राण त्याग देती थी उसमें जलकर। ठीक है। तो ये सती प्रथा थी। और
इसमें मैप में वो सभी क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं जिन क्षेत्रों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है कि नृत्य एक रूप के कथक इतिहास को देखते हैं हम। यह नृत्य शैली जो है उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। मतलब उत्तर भारत का ये नृत्य है और कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था, कथक शब्द का। ठीक है। कथक जो था वो मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों तथा कहानी सुनाने वाले लोगों की एक जाति हुआ करती थी, और ये कथाकार जो थे अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वचन को अलंकृत किया करते थे। मतलब ये अपने आँखों से हाव भाव किया करते थे और अपना मतलब नृत्य के थ्रू ये कहानी का प्रदर्शन किया करते थे कथाकार। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। मतलब जैसे जैसे भक्ति आंदोलन बढ़ता जा रहा था, ऐसे ऐसे कथक की एक विशिष्ट शैली ये बनने लगी थी नृत्य। राधा कृष्ण जो थे मतलब अपने भाव, अपने डांस से, अपने नृत्य से ये कथा करते थे, और जैसे जैसे मतलब भगवान की भक्ति की बढ़ती जा रही थी, तो ये अपने नृत्य से भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करने लगे थे अपने नृत्य से। तो राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान जो थे वो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे और इन्हें रासलीला कहा जाता था। मतलब राधा कृष्ण की जो कहानियाँ होती थी वो लोक नाटक करके दर्शाई जाती थी और इन्हें रासलीला कहते थे। रासलीला में जो लोक नृत्य के साथ साथ कथा का डांस का भी हाव भाव जुड़े रहते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उनके शासनकाल में कथक नृत्य किया जाता था, और इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए थे और यह एक विशिष्ट नृत्य के शैली के रूप में विकसित हो चुकी थी अब तक। आगे चलकर है दो परंपरा अर्थात घरानों में और फला फूला, है ना। घरानों में कैसे फला फूला था? राजस्थान यानी कि राजस्थान में जयपुर के दरबार में, राज दरबार में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। मतलब ये जो वाजिद अली थे, नवाब वाजिद अली अवध के अंतिम नवाब थे ये, और इनके संरक्षण में ये पूरे संपूर्ण रूप से कला के रूप में उभर चुका था। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि मतलब दो क्षेत्र कौन से, राजस्थान और लखनऊ, इनके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी अभी पूरी तरह से फैल गया था। और इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट द्रुत पर संचालन, पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानी के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाने लगा था। मतलब अब ये जो है बहुत ही अच्छा डांस बनता जा रहा था, नृत्य शैली बनती जा रही थी, और इसके लिए वेशभूषा बनाई जाने लगी थी एक विशेष तौर पे, और अलग अलग तरह की कहानियाँ सोची जाने लगी थी कि भाई अब इस कहानी पर इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया था। जो ब्रिटिश प्रशासक थे उन्होंने जो अभी तक की मतलब भारत के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, और इसी तरह कथक को भी उन्होंने पसंद नहीं किया था। फिर भी यह जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। जब भारत आज़ाद हो गया तो इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाने लगा। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं?
बहुत से ऐसे नृत्य होते हैं, नृत्य के रूप जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है और वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। और यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द से नहीं सही नहीं होता। शास्त्रीय संगीत वो होते हैं मतलब नृत्य जिनमें बहुत ही ज़्यादा विशेषता की आवश्यकता होती है, विशिष्टता की, ठीक है। और अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। कथकली केरल में किया जाता है और ओडिसी जो है वो उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, ठीक है। संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्र की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो थी कई रीति रिवाज से विकसित हुई थी वह भी लघु चित्रों की परंपरा थी। लघु चित्र जैसे कि छोटे आकार के चित्र होते थे ये, और इन्हें आमतौर पर जल रंगों से या कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। पहले लघु चित्र जो थे वो ताल पत्रों पर अथवा लकड़ी के तख्तों पर बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे ये चीज़ आपको सबको पता है, क्योंकि पहले पेपर नहीं होता था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो थे वो पश्चिम भारत में पाए गए थे। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मतलब जो जैन ग्रंथ उस समय था तो उसको सचित्रित करने के लिए, उसका चित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। मुग़ल बादशाह जो था अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया था। मतलब इनके दरबार में बहुत ही कुशल चित्रकार हुआ करते थे जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ जो थी आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। चटक मीन्स गहरे, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। इनमें अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाहों, उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मतलब इन्हें देखने की अनुमति सबको नहीं थी। जैसे यहाँ पर एक ये लघु चित्र है, शिकार के दौरान अकबर जो है आराम कर रहे हैं। मतलब इस चित्र में दिखाया गया है कि अकबर जो है शिकार करने के लिए गए हैं और वो आराम कर रहे हैं शिकार करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह के राजा महाराजाओं के लिए मुगल लघु चित्रों का निर्माण किया जाता था, लेकिन उन्हें हर किसी को नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ खास लोग ही उन चित्रों को देख सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उनके अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए थे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को भी प्रभावित कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को भी सुरक्षित रखा था और उनका विकास भी किया था। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे थे। इनके साथ साथ मेवाड़ जो थे, जोधपुर, बंदी, कोटागा, कृष्णगढ़, जो ये ऐसे पौराणिक कथाओं काव्यों के विषय के चित्रण का दरबार थे, इनमें जारी रहा था बराबर। मतलब इनमें पौराणिक कथाओं और काव्यों का जो चित्रण था वो लगातार चल रहा था। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश। इसके इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका था वो। और यहाँ पर एक लघु चित्र दिखाया गया है, ये देखिए। होली खेलते समय महाराणा राम सिंह, राजपूत लघु चित्र है ये राजपूत का, और कोटा से मिला है, ठीक है। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया था, जिसे बसोसहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी ये। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के और दिल्ली के विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की निश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे।
उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता मिल गए, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली थी और इसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी थी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया गया था इसमें, और विषयों का काव्यात्मक रूप निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी इसमें। मतलब इसमें जो चित्र बनाए जाते थे वो काव्यात्मक शैली के रूप में बनाए जाते थे। साधारण स्त्री पुरुष भी जो थे वो बर्तनों, दीवारों, कपड़ों पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते रहते थे। जो राज दरबारी होते थे वो तो किले पर और दीवारों पर चित्रण किया करते थे राजा का, लेकिन जो साधारण लोग होते थे वो बर्तनों पर, दीवारों पर अपनी चित्रकारी किया करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत जो थे लघु चित्र जो थे वो राजमहलों में वो सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, है ना, तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। लेकिन जो ये बर्तन और दीवारों पर होते थे आम लोगों के, ये सावधानी से नहीं रखे जाते थे, इसलिए ये खराब हो जाते थे। बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसीलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में हमेशा बंगाली भाषा ही बोलते होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब बात है कि बंगाली आज जो है बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, और प्रारंभिक ईसा पूर्व शास्त्रवादी के मध्य के भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृतों से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर एक नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ मतलब ये ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगा था, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की जो मध्य घाटी के भाषाई संस्कृत प्रभावित अधिक प्रबल हो गए थे, और उन्हें 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षत्रिय राजा का उद्भव हो गया था, यानी कि पाल वंश आ चुका था। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। और 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो इसे एक सूबा माने जाने लगा था, और उस समय प्रशासन की भाषा जो थी वो फारसी थी, लेकिन बंगाल की एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मतलब उस समय अकबर का शासनकाल हो गया था तो वहाँ की प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्र में बंगाली बोली जा रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते भाषाओं तथा बोलियों तक का एक बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एक बात हो गया था। यह साहित्यिक भाषा उस समय क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है, जो जनजातीय भाषाओं में फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ था और आधुनिक बंगाली का हिस्सा बन गया था। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणी में बांटा गया था। एक श्रेणी थी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे अलग थी, मतलब स्वतंत्र थी वो। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवी देवताओं से संबंधित, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलनों के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ इसमें शामिल थीं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, पीर कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। ये सब जो थे दूसरी श्रेणी के साहित्य में शामिल थी।
ये एक पांडुलिपि दिखाई गई है और ये पांडुलिपि रामायण के तालपत्र की है, जो सबसे पहले बंगाली में लिखी गई थी। ठीक है, सबसे पहले बंगाली में लिखी गई रामायण की ये तालपत्री है। ये मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, ये कौन थे और क्या करते थे, ये इसके बारे में लिखा गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके या जूम करके पढ़ सकते हैं। नोट सो इम्पोर्टेंट। अब आगे चलते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल था। मतलब जो पहली बंगाली श्रेणी के थे उसमें सरल था, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी के मध्य के भाग की थी। लेकिन दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ थी वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही किसी को नहीं मालूम। ठीक है, किसी नहीं किया जाता था। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में ही लोकप्रिय थी और उस समय वहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। मतलब वहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव कम था, इसलिए वहाँ पर इनका सही क्रमण काल निर्णय नहीं है। ठीक है, पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। मतलब अब पश्चिम बंगाल से लोग दक्षिण बंगाल तक आने लगे थे। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, इलाकों में प्रवेश करना शुरू किया। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे थे और धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेतरी करने वाले लोग जो थे अक्सर जनजातीय थे और ये किसानों के नए समुदायों में मिल गए थे। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी बना ली थी। अब अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बनाने लगे थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। मस्जिद आपको पता ही क्या होता है, और ये मस्जिद जो थी धार्मिक रूपांतरण मतलब धर्म बदलने के इसमें आने लगी थी काम। प्रारंभिक में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधा तथा उन्हें आश्वासन उन्हें समुदायों के नेताओं ने प्रदान की थी। जो समुदायों के नेता होते थे वो इन्हें आश्वासन देते थे। ये नेता जो थे वो शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। पीर क्या होता है? पीर एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मतलब भगवान की तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है धर्म का, वो मार्गदर्शक इसे कहने लगे थे ये सरदारों को, नेताओं को। ठीक है, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा जो थे और जीवात्माएं भी शामिल थी। ये सब पीरों की पूजता जो थी वो पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उनकी मज़ारें बंगाल में हर जगह पाई जाती थी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वर्षों में मंदिर बनने का दौर जोर पर था। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वर्षों में मंदिर बनने का दौर शुरू हुआ था और हमने देखा था कि मंदिर जो थे वो अन्य धार्मिक भावनाओं का अक्सर व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे और बंगाल में जो था साधारण ईंट और मिट्टी गारे से अनेक छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया था, जैसे कालू, तेली, कंसारी जो ये आदि ये थे, ये इनके समर्थक बने थे। छोटी जो जातियाँ होती थी वो। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए अवसर पैदा हो गए थे, आर्थिक अवसर, और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया था। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई थी, उन्होंने भी इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी थी। जब स्थानीय देवी देवता जो अपने पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़े में रहा करते थे, वो ब्राह्मणों को मान्यता प्रदान कर दी गई थी कि वे प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी थी। ठीक है, यहाँ 2 मंदिर दिखाए गए हैं आपको। एक 2 चाला मंदिर है, झोपड़ी है छप्परदार वाली, और एक चौचाला मंदिर है। ये देखिए,
ये झोपड़ी वाला मंदिर दिखाया गया है और ये चोंच वाला मंदिर है, मतलब जिसमें चोंच बनाई गई है। ये मंदिर पक्की ईंटों का बना हुआ मंदिर है, ठीक है। एक पटिया है मंदिर की और इसमें बीच में कृष्ण भगवान दिखाए गए हैं, देखिए। और इनके चारों तरफ गोपियाँ दिखाई गई हैं, मोर भी दिखाए गए हैं इसमें। और इसमें कृष्ण भगवान को रासलीला करते हुए दिखाया गया है गोपियों के साथ। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली थी और चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब ये बंगाली शैली थी। और अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे पर चाम में चार त्रिकोणीय छतें जो थी वो चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें जो थीं वो चित्रकारियों से सजाई जाती थी, जैसे आजकल टाइलें सजी होती हैं, मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। और कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा, मतलब विशेष रूप से जो है पश्चिम बंगाल का बांकुरा जिला जो है विष्णुपुर के मंदिर, उसमें ऐसी सजावटें दिखाई गई हैं, मतलब बाहर की दीवारें छतें वगैरह, ठीक है। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें जो थी आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। जो आसपास के स्थानीय लोग थे वो भोजन संबंधी आदतें जो थे वो खाद्य पर निर्भर करती थी। बंगाल जो था एक नदिया मैदान है और यहाँ पर मछली और धान की उपज बहुत ही ज़्यादा मिलती थी, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन वस्तुओं को गरीब, मतलब मछली और धान को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान मिलता था, क्योंकि वहाँ मछलियाँ आसानी से मिल जाती थी ना, इसीलिए मछलियाँ पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। जो बंगालियों का साहित्य लिखा गया उसमें मछलियों का जिक्र काफ़ी मिलता है। और इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर भी मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ दिखाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एक चित्र है और इसमें खाने के लिए मछली तैयार करते हुए एक स्त्री को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि इनमें मछलियों की क्या वैल्यू रही होगी। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी थी। मतलब ब्राह्मण जो थे वो मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ इतनी मछली की लोकप्रियता थी कि ब्राह्मण इस मछली को खा सकते थे। बृहद पुराण जो बंगाल में रचित था, 13वीं शताब्दी संस्कृत का एक ग्रंथ था। इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी गई थी इसमें। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज है स्टडी विद आकृति के नाम से। और मॉक टेस्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।